दोस्तों, पुनः मैं अमित शास्त्री आप सभी से चर्चा करने वाला हूं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। कमेंट बॉक्स खोल लीजिए, उत्तर बताने के लिए तैयार रहिए और देखते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। एक पूरा वाक्य, उसमें से अशुद्ध आपको छांटना है। तो लिखा है, दीपावली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के बर्तन खरीदने का लोभ संवरण न कर सके। मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए? देखो, दीपावली पर लोग चमचमाती चांदी के बर्तन नहीं, ठीक है, चांदी के चमचमाते बर्तन होना चाहिए। तो बी इसका गलत है, बाकी ठीक है। आगे देखें, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। फिर से ऐसे ही वाक्य आ गया है, तो देखें, नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें। ठीक है, नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपसी लड़ाई से दूर रहें। जल्दी शुद्ध पहचानना है। ठीक है, नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें। ये वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये शुद्ध है। प्रत्येक वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अब अशुद्ध का चयन करना है। प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन पर करना चाहिए। तो प्रत्येक देशवासियों कह रहे, प्रत्येक देशवासी होता है, या तो देशवासियों को सीधा कह देते, प्रत्येक की जरूरत नहीं थी। तो ये गलत है, बाकी ठीक है वाक्य। अब आप खुद सोचें, जब वाक्य की आपको अशुद्धि पहचानना हो ना मित्र, तो एक काम करना, आप खुद वाक्य बोल करके देखना कि आप किसी से कोई वाक्य बोल रहे हैं तो आपको कहाँ गड़बड़ लग रही है, अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये वाक्य आप समझ लिया करें कि सामने कोई है, मैं उससे बोल रहा हूँ, कहाँ गड़बड़ हो रही है आपको अंदाजा लग जाएगा। तो आगे देख लेते हैं। आतंकवाद शायद एक दिशाहीन उद्देश्यहीन अंधेरा है जो विश्व शांति एवं प्रगति को निकल रहा है। अब आप किसी के आतंकवाद के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? आतंकवाद शायद एक दिशाहीन है। शायद नहीं भैया, तो पक्का है, आप यही बोलेंगे। शायद नहीं लें, आतंकवाद एक दिशाहीन उद्देश्यहीन अंधेरा, ऐसा बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे शायद। अरे भैया, जग जाहिर है ये तो अपने आप पहचान सकते हैं आप। ठीक है ना, क्योंकि आप डेली हिंदी बोल रहे, सुन रहे, सब कर रहे हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जल्दी से देख लीजिए अशुद्ध भाग। हाँ, तो यहाँ पर जो इसका अशुद्ध हो जाएगा वो आपको बताएं। तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते? अब बोल दिया तुम कक्षा में आते हो तो पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते। तुम्हारी की कोई ज़रूरत नहीं थी, बता दिया कि भाई तुम की बात हो रही, रिपीटेशन क्यों है, तो ये गलत हो जाएगा, बी। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्यगत अशुद्धि 2 नंबर का है दोस्तों मैटर, तो इसलिए पूरे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो अब देखें, हाँ जल्दी से कमेंट कर दें ए बी सी या डी। तो आपको बता दें कि गुड़ी मनुष्य कहता है, ठीक है, कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूँ। गुड़ी नहीं, अब यहाँ पे दुख सहने की बात हो रही, तो साहसी होना चाहिए। साहसी मनुष्य कहता है, जिसमें साहस होता है कि दुखों को सहन भी कर रहे फिर भी मैं दुखी नहीं हूँ, ऐसा। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ठीक है, एक ही वाक्य दिया है, तो आगे देखें। फूल में सुगंध होती है और तितली के पास सुंदर पंख। तितली के पास नहीं, तितली के सुंदर पंख होते हैं, अलग चीज थोड़ी ना। तितली और पंख कोई अलग अलग थोड़ी ना कि उसके पास हो गए। तो ये सी इसका इस वाक्य का गलत हो जाएगा। आगे देखें, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया। अब आज हमारे को क्यों कर दिया भैया? आज हमारे को नहीं, हमें कर देते। अपन कोई भी वाक्य कभी भी बोलना है तो कम शब्दों में पूरी बात हो सके, तो उसको ज़्यादा शब्द नहीं लेना है। जब इतने में काम चल सकता था, आज हमें नया पाठ पढ़ाया, तो हमारे को क्यों बोला? इसलिए ये अशुद्ध हो जाएगा। अभ्यास करते रहें आप, हमारे अभ्यास लगा लें। अभी 584 आ गया इसी PDF का, तो आप सोच लें कितने प्रश्न हो गए, हम कितने होने हैं। तो बस आप जुड़े रहिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ठीक है, तो लिखा है, बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। अब यहाँ बोले बुरा से बुरा, तो बुरे से बुरा होना चाहिए, बुरे से बुरा आदमी। ठीक है, इस प्रकार से ये इसका अशुद्ध हो जाएगा। कम समय में आपका हम चाहते हैं कि ज़्यादा काम बन जाए, इसलिए बहुत लंबा वीडियो नहीं लाते कि 1 घंटे का वीडियो लाएं और केवल 20 प्रश्न पर चर्चा करें, तो क्या मतलब निकलेगा। ठीक है, इसलिए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जल्दी से बता दें, तो वाक्य के अशुद्ध भाग का है कि जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा
बढ़ जाती है। ठीक है, उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में लालित्य आ जाता है। यहाँ पर ये है, 5 वाक्य दिए हैं, कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें अशुद्ध हो जाएगा कि जिस प्रकार से आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाती है। ठीक है, अशुद्ध भाग तो शरीर की शोभा बढ़ जाता है, लिखा है जाती है होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा अशुद्ध। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, जल्दी से पहचानिए भाई अशुद्ध भाग। तो आपको बता दें, सीता राम की आज्ञाकारी पत्नी थी। अब आज्ञाकारी भी एक तरफ बोल रहे हैं, सीता स्त्रीलिंग है, एक तरफ बोल रहे हैं आज्ञाकारी, नहीं भी स्त्रीलिंग लगाओ, आज्ञाकारी आज्ञाकारिणी होना चाहिए। तो बी इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे पहचान लिया करें। देखो, या तो लिंग संबंधी अशुद्धि होगी, ठीक है, या वचन संबंधी की एक है वो बहुवचन बता रहा है, बहुत सारे हैं एक वचन बता रहा है, या कारक संबंधी अशुद्धि होगी। ये अपन को छांट लेना है पहले भाई। अपन लिंग देख लो, फिर वचन में देख लो, फिर नहीं तो कारक में देख लो, क्रिया में, जहां आपको गड़बड़ लगे तो वाक्य में से छांट लो। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। आगे लिखा है, व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को वह पल भर में दूर करती है। ठीक है, तो व्यक्ति के हर प्रकार के कष्ट को होना चाहिए। ठीक है, कष्ट अपने आप में क्या है, बहुवचन है, उसको कष्टों लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर करना, और यूट्यूब पर टॉप 50 स्टडी चैनल को सर्च करके क्रम से पूरे वीडियो जरूर देखना। तो यहाँ पर अपन को शुद्ध रूप चयन करना है, तो मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो पहले ही लिखा है कि वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, बिल्कुल ठीक। बाकी सब आगे पीछे लिखे हैं तो गड़बड़ है। अंगूठी का नग होना का अर्थ है, जल्दी से बता दें, मुहावरे से संबंधित प्रश्न है। अंगूठी का नग होना, अंगूठी का नग होना मतलब आप समझ लेंगे, इसका हो जाएगा अंगूठी का नग मतलब बिल्कुल अनुप्रिय जोड़ा होना कहलाता है इसका। ठीक है, समुद्र मंथन करना का अर्थ है, समुद्र मंथन करना मतलब क्या हो जाएगा, कठोर परिश्रम करना। समुद्र का मंथन करना कोई आसान काम थोड़ी ना है, बहुत कठोर परिश्रम है, इस प्रकार से हो जाएगा। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है, विरोध करना क्या हो जाएगा, सिर उठाना, मतलब किसी के खिलाफ सिर उठाना ही विरोध करना है। नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है, जल्दी से बता दें, नाश कर देना बिल्कुल पानी फेर देना। अपन नहीं कहते भैया तुमने तो सब सत्यानाश कर दिया, पानी फेर दिया, तो नाश कर देना मतलब पानी फेर देना। मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। जल्दी बता दें इसके लिए क्या सही मुहावरा है। तो अब भैया बोल रहे कि यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया मतलब अन्न पानी उठ गया, अन्न जल उठ गया, ऐसा बिल्कुल अपन डेली में बोलते हैं सब। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। अब ये कांग्रेस के वाले नहीं है ना, बीजेपी वाले हैं, वो तो क्वेश्चन है वाक्य का ऐसा। तो इसके लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। हाँ, तो लुटिया डूब गई मतलब कांग्रेस की लुटिया डूब गई। कांग्रेस वाले भी नाराज मत होना, बीजेपी का भी एक आध बार ले आएंगे, फिर एक आध बार आम आदमी का ले आएंगे, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अपन को तो पढ़ाई करनी, नौकरी चाहिए। तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ है, तोते की तरह आंखें फेरना मतलब पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, ये हो जाएगा। ढपोर शंख का अर्थ है, ढपोर शंख, हाँ बिल्कुल सही, ढपोर शंख मतलब बेवकूफ, बिल्कुल। दिल पक जाना का अर्थ है, मुहावरे लोकोक्ति में से 1-2 प्रश्न आते हैं, परफेक्ट कर लें आज। तो दिल पक जाना का अर्थ हो जाएगा अत्यंत पीड़ा होना। ठीक है, दिल पक गया, अपन नहीं बोलते भैया तो दिल पक गया, ऐसा देख देख के मतलब बहुत पीड़ा हो रही। कई बार पूछा गया है, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है, वेरी वेरी IMP, कई बार पूछा गया है। आधा तीतर आधा बटेर मतलब इसका हो जाएगा। दोस्तों लाइक ज़रूर करना इसको, बस
आप लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि आप निरंतर पढ़ रहे हैं, कमेंट में उत्तर बताते हैं। तो आधा तीतर आधा बटेर मतलब बेमोल और बेढंगा होना कि आधा तीतर है आधा बटेर है ऐसा। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे खाली स्थान रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। पुत्र की हरकतों से तंग आ गए पिता तो क्या करेंगे? पिता ने उसे तिलांजलि दे दी। भैया अब तुम्हें जो करना हो करो, अब तुम्हारा क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसी हरकतें नहीं करना है। पद्मावत का लेखक कौन है हमें बताना है। जायसी है, मंझन है, आलम या फिर उस्मान, कौन है पद्मावत के? तो सभी लोगों को पता है कि जो पद्मावत के लेखक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं जायसी, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? किसे माना है? जायसी को, कुतुबन को, मुल्ला दाऊद या फिर मंझन को? प्रश्न क्रमांक 102। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है कुतुबन। कुतुबन यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। इनकी एक रचना है मृगावती, है ना, मृगावती। और मृगावती को इन्होंने प्रथम रचना माना है और प्रथम जो है कवि माना है कुतुबन को। अगला है दोस्तों, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? प्रश्न क्रमांक है 103। अष्टछाप की स्थापना बताना है कब हुई है, जल्दी से बताएं, सभी लोगों को पता है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? अष्टछाप की जो स्थापना हुई वो हुई 1565। सा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला दोस्त है सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड कौन सी भक्ति है? सूरदास की भक्ति पद्धति का जो मेरुदंड है वो कौन सी भक्ति है? वैष्णव भक्ति, राम भक्ति, निर्गुण भक्ति या पुष्टि मार्गीय भक्ति? 104 का आंसर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? सूरदास की भक्ति पद्धति का जो मेरुदंड है वो है पुष्टि मार्गीय भक्ति, यानी कि जो दा नंबर है, जो 4 नंबर है, वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला है दोस्तों, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? प्रश्न क्रमांक 105 का उत्तर बताना है। दादू दयाल की, लाल दास की, मलुक दास या फिर सुंदर दास की? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। प्रश्न क्रमांक 105 और 105 का बिल्कुल सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर सा, यानी कि मलुक दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कबीर किसके शिष्य थे? रामानुज के, रामानंद के, शंकराचार्य या फिर नानक देव के? कबीर किसके शिष्य थे? प्रश्न क्रमांक 106। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? रामानंद। रामानंद के 12 शिष्य थे दोस्तों, और 12 शिष्यों में एक थे कबीर। ठीक है, तो आपका बी नंबर बिल्कुल सही होगा। चंदायन किस लेखक की रचना है? प्रश्न क्रमांक 107। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? चंदायन जो मानी जाती है दोस्तों वो मानी जाती है मुल्ला दाऊद की, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है ढोला मारूरा दुहा की रचयिता कौन है? प्रश्न क्रमांक 108। ढोला मारूरा दुहा की रचनाकार बताना है। कल्लोल, नंददास, आलम या फिर नारायण दास? प्रश्न क्रमांक 108। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ढोला मारूरा दोहा के जो रचयिता माने जाते हैं। यहाँ पर कल्लोल दिया है तो आप कल्लोल लगाएंगे, कहीं कहीं पर कुशल लाभ भी मिलता है, तो कल्लोल दिया है तो कल्लोल, और कुशल लाभ दिया है तो कुशल लाभ। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, किस रामायण के आदि काव्य मानकर, किस रामायण को आदि काव्य मानकर राम कथा के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है? तो किस रामायण को? आनंद रामायण को, रागबोललास रामायण को, अध्यात्म रामायण या फिर वाल्मीकि रामायण को? किस रामायण को आदि काव्य मानकर रामकथा के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है? प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर, तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में लिखें। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा डी, यानी कि वाल्मीकि रामायण। ठीक है, अगला देखो, जानकी हरण का रचयिता कौन है? जानकी हरण का रचयिता बताना है। कुमारदास, भवभूति, माधव भट्ट या फिर धनंजय? तो जानकी हरण का रचयिता कौन है? प्रश्न क्रमांक 110।
और राइट आंसर आपका होगा कुमारदास। कुमारदास यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, कुमारदास। ठीक है। अगला है रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास आदि संत कवि किस पंथ के अनुयायी थे? तो किस पंथ के थे? नानक पंथ के, दादू पंथ के, कबीर पंथ के या इस्लाम पंथ के? रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास आदि संत कवि किस पंथ के अनुयायी थे? प्रश्न क्रमांक 111 और आपको बिल्कुल सही आंसर बताना है। तो राइट होगा क्या? दादू पंथ, वी नंबर। अगला है दोस्तों रामलला नेहचू किसकी रचना है? तुलसीदास की, रहीम की, केशवदास की या फिर नाभादास की? रामलला नेहचू बताना है। प्रश्न क्रमांक है 112 और 112 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा तुलसीदास जी की। किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। ठीक है। रामलला नेहचू के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, है ना। तो रामलला नेहचू आपका बिल्कुल सही आंसर होगा तुलसीदास। ठीक है। अगला है विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? कहां पर हुआ था विद्यापति का जन्म? प्रश्न क्रमांक 113 और 113 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विद्यापति का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बिहार में। बिहार यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो यहाँ पर राइट होगा। ठीक है। किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? तो किस संप्रदाय में है? राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या फिर वल्लभ संप्रदाय? प्रश्न क्रमांक 114 का उत्तर तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा निम्बार्क संप्रदाय, यानी कि जो सा नंबर है वो यहां पर सही हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 114 का। ठीक है। अगला है तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? दास भाव, प्रेमा भक्ति भाव, पुष्टि मार्गी या फिर रागानुरागा भक्ति? 115 का तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दास भाव, यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अष्टचाप के दार्शनिक गुरु कौन है? रामानंद, निम्बार्क, वल्लभाचार्य या शंकराचार्य? 116 का आंसर हमें बताना है। अष्टचाप के दार्शनिक गुरु कौन है? तो अष्टचाप के जो दार्शनिक गुरु हैं वो हैं वल्लभाचार्य, यानी कि जो बिल्कुल आपका सा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? गीता, महाभारत, रामायण या फिर भागवत? प्रश्न क्रमांक 117 का उत्तर बताना, भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आंसर होगा दोस्तों भागवत, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहाँ पर भागवत सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है मैं कहता हूं आंखन देखी, तू कहता है कागज की लेखी, कहने वाले भक्त कवि कौन थे? कुंभनदास थे, दादू दयाल थे, रज्जब या फिर कबीरदास थे? 118। मैं कहता हूं आंखन देखी, तू कहता है कागज लेखी, ये कबीरदास का कहने वाले भक्त जो थे कबीरदास थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भक्तन को कहा सीकरी सो काम किस कवि की पंक्ति है? परमानंद दास की, कृष्णदास की, कुंभन दास की या फिर कबीरदास की? प्रश्न क्रमांक 119, भक्तन को कहा सीकरी सो काम किस कवि की पंक्ति है? और 119 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये पंक्ति तो कुंभन दास की है, सा नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है? महाभारत से, विद्यापति की पदावली से, गीत गोविंद से या फिर भागवत पुराण से? 120 का आंसर हमें बताना है कि सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भागवत पुराण से, डी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है, इन कवियों में कौन सा कवि अष्टचाप से संबंध नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कुंभन दास, केशवदास, सूरदास या कृष्णदास? 121 का आंसर बताना है, इन कवियों में कौन सा कवि अष्टचाप से संबंध नहीं है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा केशवदास, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है, ये रीतिकाल के कवि थे। रीतिकाल और भक्तिकाल दोनों की कवि माने जाते हैं केशवदास, और बा नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई है? तो किस भाषा में की गई? अवधी, खड़ी बोली हिंदी, ब्रज भाषा या फिर मैथिली? तो 122 का उत्तर हमें बताना है, और राइट आंसर आपका हो जाएगा, उत्तर होगा व्रज भाषा। तुलसीकृत विनय पत्रिका की जो रचना है वो क्या है? व्रज भाषा है।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, केशवदास की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है? रतन बाबनी, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका या फिर कवि प्रिया? 123 का आंसर बताना है। केशवदास की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है? और 123 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कवि प्रिया, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, 84 वैष्णव की वार्ता का लेखक कौन है? गोकुलनाथ, नावादास, यदुनाथ या फिर हरिराय? 124 का आंसर, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा गोकुलनाथ, ए नंबर, आ नंबर आपका सही हो जाएगा गोकुलनाथ। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्वे रामायण किसकी रचना है? वर्वे रामायण तुलसीदास की, नरहरि वारहट की, केशवदास की या प्राणचंद्र चौहान की? 125 का आंसर, वर्वे रामायण किसकी रचना है? तो वर्वे रामायण ये रचना है तुलसीदास, आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा तुलसीदास जी की। ठीक है। अगला है, कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण कर्णामृत, गीत गोविंद, कंस निधन महाकाव्य या फिर ध्वन्यालोक? कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है? 126 का आंसर, आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा है? गीत गोविंद। गीत गोविंद यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल यहां पर सही होगा। अगला है, सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ मुख्यतः कौन सा है? सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ मुख्यतः कौन सा है? भाव प्रकाश है, 84 वैष्णव की वार्ता है, सूर सागर सारावली है या फिर साहित्य लहरी है? प्रश्न क्रमांक 127 का उत्तर बताना है कि सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ मुख्यतः कौन सा है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कौन सा है? तो आंसर होगा दोस्तों बी, 84 वैष्णव की वार्ता। ठीक है, बी नंबर। अगला है, नानक देव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? सगुणवाद से, नाथ पंथ से, निर्गुणवाद या सूफी मत से? 128 का आंसर बताना है, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों निर्गुणवाद से। निर्गुणवाद यानी कि जो सा नंबर है वो यहां पर राइट हो जाएगा। परहित सरस धर्म नहीं भाई पंक्ति किस रचनाकार की है? 129 का आंसर यहां पर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा तुलसीदास, आ नंबर। ठीक है। किस काव्यधारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया? सगुण काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा, राम काव्यधारा या संत काव्यधारा? किस काव्यधारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया? तो 130 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा किस काव्यधारा के अंतर्गत? उत्तर हो जाएगा संत काव्यधारा, यानी कि दा नंबर जो है वो बिल्कुल सही होगा। भक्ति काल के अंतर्गत किस काव्यधारा में विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण किया गया है? तो भक्ति काल के अंतर्गत किस काव्यधारा में विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण किया गया? कृष्ण काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, सगुण काव्यधारा या निर्गुण काव्यधारा? 131 का आंसर बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सूफी काव्यधारा, बी नंबर। ठीक है। अगला देख लो, कृष्ण गीतावली का रचयिता कौन है? कृष्ण गीतावली के रचयिता बताना है 132 का आंसर। तो कृष्ण गीतावली की जो रचनाकार माने जाएंगे वो माने जाएंगे कौन? तुलसीदास, यानी कि सा नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, या लकुटे अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो, इस पंक्ति की रचना किसने की? 133 का आंसर, सूरदास ने, रत्नाकर, रसखान या फिर नंददास ने? या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो, इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो वो है दोस्तों रसखान, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है रसखान बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में है? तो किस भाषा में? 134 का आंसर बताना, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत और पद्मावत किस भाषा में है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा दोस्तों अवधी। अवधी यानी कि सा नंबर आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला देखो, मीराबाई की भक्ति किस भाव की है? वात्सल्य भाव की, माधुर भाव की, सख भाव की या फिर दास्य भाव की?
ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। 135 का उत्तर 35 का उत्तर हो जाएगा मीराबाई की जो भक्ति है वो है दोस्तों माधुर भाव, यानी बी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जाके प्रिय ना राम बेदेही पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से उद्धृत है? कवितावली से, गीतावली से, विनय पत्रिका से या फिर रामचरितमानस से? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका यानी कि जो सा नंबर है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देख लो, इनमें से किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है? सूरदास को, श्रीधर पाठक को, रसखान को या सत्यनारायण कविरत्न को? किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 137 और 137 का आपका बिल्कुल सही जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल कहा जाता है, ब्रज कोकिल। डी नंबर दा नंबर आपका यहाँ पर कंप्लीट होगा। अगला है संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कौन कवि थे? जल्दी से बताओ, रज्जब, दरिया, सुंदरदास या दादू दयाल? 138 का आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? 138। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन थे? सबसे अधिक जो पंडित थे वो कौन थे? देखो, सबसे अधिक पढ़े लिखे की बात आती है तो सुंदरदास थे, है ना। पंडित जो थे वो दादू दयाल, दादू दयाल यानी कि दा नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दुल्हन गाबहू मंगलाचार पद किसके द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर रसखान? 139 का आंसर बताना है। दुल्हन गाबहू मंगलाचार पद किसके द्वारा रचित है? तो 139 का आंसर बताना है और 139 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सूरदास, सा नंबर। ठीक है, अगला देखो, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 5, 12, 8 या फिर 7? तब आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7, यानी कि जो डी नंबर है वो करेक्ट होगा। अगला है मानुष प्रेम भयु बेकुंठी पंक्ति किस कवि की है? 141 का आंसर बताना है। तब आपका बिल्कुल जो सही आंसर होगा वो मलिक मोहम्मद जायसी की है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट बात कर लो, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? 142 का आंसर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, रीति काल को जो श्रृंगार काल की संज्ञा दी है वो दी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, सा नंबर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? 143 का आंसर। और राइट आंसर क्या होगा? कठिन काव्य का जो प्रेत कहा जाता है वो कहा जाता है केशव दास को। ठीक है, आ नंबर। अगला है दोस्तों, आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? मतीराम, भिखारी दास, रसलीन या फिर बिहारी की? तो 144 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये भिखारी दास की हैं, वी नंबर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचना मतीराम की है? सुजान चरित, कवि प्रिया, ललित ललाम या फिर जगत विनोद? 145 का जल्दी से कमेंट में लिखो। तो मतीराम की जो रचना है वो रचना कौन सी है? ललित ललाम, यानी कि सा नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये हमारे वो है कि मोहि तो मोरे कवित्व बनावत के कवि कौन है? मतीराम जी हैं, चिंतामणि है, रसलीन है या फिर घनानंद है? प्रश्न क्रमांक 146, इसके पहले के वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहि तो मोरे कवित्व बनावत, इस पंक्ति के जो कवि हैं, रचनाकार हैं, वो कौन है? तब आपका उत्तर होगा घनानंद, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सुजान चरित किसकी रचना है? सुजान चरित घनानंद की, ठाकुर की, सूदन या फिर बोधा की? तो सुजान चरित की रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 147। 4 विकल्प में से एक का चयन करना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सुजान चरित के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक? तो आपका राइट आंसर होगा सूदन, सूदन यानी कि जो विकल्प नंबर सा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सूदन की है सुजान चरित। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि, देव, केशव या फिर मतीराम, किसकी है? प्रश्न क्रमांक 148 का उत्तर हमें बताना है। कवि कुल कल्पतरु के जो रचनाकार हैं वो कौन है?
तो मैंने कई बार याद बताया है कि कुल की चिंता सभी को रहती है। कुल की क्या रहती है? चिंता। तो कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि, यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है। रीति मुक्त कवि कौन है? आपने रीति काल में रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध काव्य धाराएं पढ़ी होंगी, तब रीति मुक्त बताना है केशवदास, घनानंद, भिखारी या फिर चिंतामणि। रीति मुक्त कवि कौन है? प्रश्न क्रमांक 149। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? विकल्प नंबर बी, यानी कि घनानंद। वी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है दोस्तों, अमीय हला हल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जेहि चितवत एक बार। उपर्युक्त जो दोहा है वो किस कवि का है? बिहारी, रसलीन, रसखान या फिर ठाकुर का। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, अगर कोई भी आपको डाउट लगते हैं तो इंस्टाग्राम में आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम में सर्च करें सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है। फेसबुक में भी सर्च कर सकते हैं सुमित जैन, और व्हाट्सएप नंबर तो मैंने सभी को दिया है, तो व्हाट्सएप में भी और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है। तो 150 का जो आपका उत्तर होगा वो होगा रसलीन, यानी कि जो विकल्प नंबर वी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ छंद विवेचन से संबंध नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्राकृत पेंगलम, छंदो मंजरी या फिर श्रुत बोध या ब्रहवारीस। प्रश्न क्रमांक 151। निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ छंद विवेचन से संबंध नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ब्रहवारीस, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका दा है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? तो किस कवि ने नहीं लिखा? मतीराम, चिंतामणि, भूषण या फिर घनानंद। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? 152 का उत्तर हमें बताना है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा तो किसने नहीं लिखा? मतीराम ने लिखा है, चिंतामणि ने लिखा है, भूषण ने भी लिखा है। नहीं लिखा तो वो नहीं लिखा घनानंद ने, और दा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, रीतिकाल के किस कवि में भक्ति और श्रृंगार का समन्वयात्मक योग है? रीतिकाल के किस कवि में भक्ति और श्रृंगार का समन्वयात्मक योग है? सेनापति में, घनानंद, भिखारीदास या फिर जान कवि में। 153 का आंसर यहां पर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ए, यानी कि सेनापति। ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। किसकी है? घनानंद, मतीराम, बिहारी या फिर ठाकुर की। तो 154 का आपको उत्तर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहारी। बिहारी यानी कि विकल्प नंबर जो सा है वो कंप्लीट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। अगला है, अति सूदो स्नेह को मारक है, किसकी पंक्ति है? बोधा की, ठाकुर, घनानंद या फिर आलम की। अति सूदो स्नेह को मारक है, ये पंक्ति हमें बताना है किसकी है। तो बहुत पढ़ा है आपने, और उत्तर हो जाएगा घनानंद, सा नंबर। ठीक है। नेक्स्ट, ऋतु वर्णन के लिए विशेषता रीतिकाल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है? ऋतु वर्णन के लिए बताना है। देव है, विहारी, सेनापति या फिर पद्माकर। 156 का आंसर ऋतु वर्णन के लिए जो प्रसिद्ध कवि हैं वो कौन माने जाते हैं? आ, वा, सादा, ABCD, इस प्रकार से आप उत्तर बता सकते हैं, और उत्तर होगा सेनापति। ठीक है। स्वच्छंद प्रेम का निर्बंध गायक कौन है? स्वच्छंद प्रेम का निर्बंध गायक बताना है कौन है? ब्रंद है, आलम है, बिहारी है या फिर मतीराम है। तो 157 का आंसर आपको बताना है, और राइट जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा वी, यानी कि आलम। ठीक है। स्वच्छंद प्रेम का निर्बंध गायक हैं तो वो है आलम। वी नंबर आपका कंप्लीट आंसर होगा। देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, इस उक्ति को किस कवि की रचनाओं ने चरितार्थ किया? किस कवि की रचनाओं ने चरितार्थ किया? ठाकुर, देव, बोधा या फिर बिहारी। तो आपका प्रश्न क्रमांक 158 का आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर होगा बिहारी, यानी कि जो डी नंबर है वो यहां पर आपका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन, मतीराम की प्रसिद्धि का आधार स्तंभ कौन सा ग्रंथ है? 159 का उत्तर बताना है। तो मतीराम की प्रसिद्धि का जो आधार स्तंभ ग्रंथ है वो कौन सा है? तो वो है रसराज। ए नंबर आपका सही होगा, रसराज। ठीक है। नेक्स्ट है, काव्य निर्णय ग्रंथ किस कवि का है? 160 का उत्तर बताना है। काव्य निर्णय ग्रंथ किस कवि का है? प्रश्न क्रमांक 160, और आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों भिखारी दास।
भिखारी दास का है काव्य निर्णय। नेक्स्ट है बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 713, 700, 715 या फिर 701। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? प्रश्न क्रमांक 161 और उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बिहारी सतसई में जो दोहों की संख्या है साथियों वो है 713 है, यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट है गेय पदों की रचना कौन सी है? गेय पदों की रचना बतानी, सूरसागर, काव्य मंजरी, कवि प्रिया या फिर बिहारी सतसई। 162 का उत्तर गेय पदों की जो रचना है वो कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा सूरसागर, ए नंबर। ठीक है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काव्य की रीति सिखइयो सुख बीन सो यह पंक्ति किस कवि की है? चिंतामणि की, मतिराम की, भूषण या फिर भिखारी दास की। 163 का आंसर बताना है। काव्य की रीति सिखइयो सुख बीन सो, ये पंक्ति बतानी है, जल्दी से बताएं। और आपका राइट आंसर होगा भिखारी दास की, डी नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का सीमांकन क्या है? 1643 से 1843 ईस्वी, 1601 से 1800 ईस्वी। ये जल्दी जल्दी से पढ़ो। 164 का आंसर बताना है। ईस्वी में दिया है, यहाँ पर संवत में नहीं दिया है, तो उत्तर आपका हो जाएगा ए, 1643 से 1843 ईस्वी। ठीक है। नेक्स्ट इन ग्रंथों में सिद्धांत निरूपक ग्रंथ कौन सा है? सिद्धांत निरूपक ग्रंथ बताना है। वक्रोक्ति जीवितम, छत्र प्रकाश, पंचाध्यायी, गोपी पच्चीसी। 165 का आंसर बताना है। इन ग्रंथों में सिद्धांत निरूपक ग्रंथ कौन सा है? तब आपका राइट आंसर होगा वक्रोक्ति जीवितम, ए नंबर आपका, आ नंबर बिल्कुल कंप्लीट सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है शिवा बावनी के रचयिता कौन है? गोविंद सिंह, भूषण, आलम या फिर मंडन। शिवा बावनी के रचनाकार बताना है। तो शिवा बावनी के रचयिता है भूषण, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वाह है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? मिश्र बंधु ने, राम कुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? 167 का आंसर बताना है अलंकृत काल। और अलंकृत काल की जो संज्ञा दी है वो मिश्र बंधुओं ने दी है, आ नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इश्क नामा किसकी कृति है? आलम की है, बोधा की है, ठाकुर या फिर द्विजदेव। इश्क नामा बताना है। 168 का आंसर बताना है। तो इश्क नामा के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बोधा कवि, बोधा, यानी कि वी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंध नहीं है? तो रीतिबद्ध काव्यधारा से बताना है। 169 का चिंतामणि, मतिराम, पद्माकर या फिर बिहारी। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बिहारी, यानी कि जो दा नंबर है वो कंप्लीट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुभ्रत्र भूषण बिनुना ब्राजही कविता वनिता मित्र। 170 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? चार विकल्प हैं, मतिराम, चिंतामणि, भूषण या फिर केशवदास। तो राइट आंसर होगा केशवदास, डी नंबर। डी नंबर आपका बिल्कुल कंप्लीट सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? तो सतसई की रचना किसने नहीं की? मतिराम ने, ब्रंद, बिहारी या फिर लाल कवि ने। किसने नहीं की? 171 का उत्तर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा लाल कवि, यानी कि जो डी नंबर है वो कंप्लीट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, किस कवि की कविता की हृदय वेधकता को लक्ष्य करके उसे नावक के तीर कहा गया है? तो आपको बताना है बिहारी, घनानंद, देव या फिर पद्माकर। किस कवि की कविता की हृदय वेधकता को लक्ष्य करके उसे नाविक के तीर कवि कहा गया है, नाविक के तीर कहा गया है? 172 का आंसर। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिहारी को, बिहारी, यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल कंप्लीट सही आंसर होगा। अगला है, छत्र प्रकाश किसकी रचना है? छत्र प्रकाश 173 लाल कवि की, श्रीधर की, ग्वाल की या फिर मंडन की। तो 173 का आंसर बताना है। छत्र प्रकाश किसकी रचना है? तो वो है लाल कवि की, ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, लाल कवि। अगला है दोस्तों, अविदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन।
यह स्थापना किसकी है? चिंतामणि, देव, भारतेंदु या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन। 174 का आंसर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? देव। देव यानी कि जो विकल्प नंबर वी है वो आपका यहाँ पर सही होगा। अगला है सुजान विनोद किसकी रचना है? देव की, चिंतामणि, घनानंद या फिर पद्माकर की। सुजान विनोद प्रश्न क्रमांक 175 का बताना है। सुजान विनोद की जो रचनाकार हैं वो कौन है? आंसर हो जाएगा देव कवि। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट दोस्तों, बिहारी सत्सई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? नवरस तरंग का, श्रृंगार सागर का, गाथा सप्तशती का या ब्रज विलास का। 176 का आंसर बताना, बिहारी सत्सई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा गाथा सप्तशती, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कुंदन को रंग फीको लगे किसकी पंक्ति है? रसलीन की, बृंद की, मतीराम या फिर आलम की। कुंदन को रंग फीको लगे ये पंक्ति किसकी है? 177 का आंसर बताना है और राइट आंसर आपका हो जाएगा मतीराम। मतीराम यानी कि जो सा नंबर है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरो तो गिरधर गोपाल, यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की, मीराबाई, रसखान या फिर रहीम की। मेरो तो गिरधर गोपाल ये जो पंक्ति है ये मीराबाई जी की है, वी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है कवितावली के रचयिता कौन है? सूरदास, कुंभनदास, मीराबाई या फिर तुलसीदास। कवितावली के रचनाकार बताना। 179 का उत्तर क्या हो जाएगा सही? कवितावली के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास यानी कि जो दा नंबर है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार कौन है? आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार कौन माने जाते हैं? 180 का आंसर बताना है। सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, सा नंबर। अगला है आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को कौन सा काल कहा गया? आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को कौन सा काल कहा गया? नवलेखन काल, जागरण काल, जागरण सुधार काल या पुनर्जागरण काल। तो आपका राइट आंसर होगा पुनर्जागरण काल, डी नंबर। अगला है रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को किन दो खंडों में बांटा है? जागरण सुधार काल, पुरानी काव्यधारा, नई काव्यधारा, प्रथम चरण, द्वितीय चरण या गद्य खंड, काव्य खंड। 182 का आंसर, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को किन दो खंडों में बांटा है? तो वो बांटा है गद्य खंड और काव्य खंड, दा नंबर। अगला है आधुनिक युग में किस भाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली? ब्रज भाषा, अवधी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। 183 का आंसर। आधुनिक युग में किस भाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ब्रज भाषा, यानी कि जो आ नंबर है वो आपका सही आंसर होगा। किस भाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली? तो ब्रज भाषा ने। आधुनिक काल के किस द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई है? 184 का आंसर बताना है। आधुनिक काल के द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई? प्रश्न क्रमांक 184। आधुनिक काल के द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई? तो वो सुधार काल, यानी कि जो वा नंबर है वो आपका यहां पर सही होगा। आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा क्या मानी गई है? 185 का आंसर बताना है। तो आधुनिक काल की जो प्रारंभिक सीमा मानी गई है वो मानी गई है 1850, सा नंबर। ठीक है, अगला है दोस्तों, भारतेंदु योग को पुनर्जागरण की संज्ञा किसने दी? रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामकुमार वर्मा या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने। 186 का आंसर बताना है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण की संज्ञा किसने दी है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, किसने दी है? डॉक्टर नगेंद्र ने, दा नंबर आपका सही आंसर होगा इसमें। अगला है दोस्तों, आधुनिक साहित्य पुस्तक का लेखक कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, धीरेन्द्र वर्मा, अज्ञे या नंदुलारी वाजपेयी। आधुनिक साहित्य पुस्तक का लेखक कौन है? 187 का आंसर बताना है। आधुनिक साहित्य, तब आपका सही आंसर होगा नंद दुलारी वाजपेयी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहां पर सही होगा। अगला देख लेते हैं, आधुनिक काल में आधुनिकता के फलस्वरूप साहित्य में किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ?
तो किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ? भक्ति भावना का, राष्ट्रीय चेतना का, श्रृंगार भावना का या प्रकृति चित्रण का? 188 का आंसर हमें बताना है और 188 का जो आपका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है, आधुनिक काल में आधुनिकता के फलस्वरूप राष्ट्रीय साहित्य में किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ? तो राष्ट्रीय चेतना का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ग्रंथ का लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ग्रंथ का लेखक कौन है? शिवसेन सेंगर, राम कुमार वर्मा, अज्ञे या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास इस ग्रंथ के जो लेखक हैं वो हैं अज्ञे। अज्ञे यानी कि सा नंबर यहां पर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारतेंदु मंडल के कवियों में इनमें से कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? ठाकुर जगमोहन सिंह, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन, राधा कृष्ण दास या फिर श्रीधर पाठक? भारतेंदु मंडल के कवियों में इनमें से कौन सा कवि सम्मिलित नहीं था? प्रश्न क्रमांक 190 और 190 का उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों श्रीधर पाठक, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर संस्कृत की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना और उनके रचनाकार की मालती माधवम के रचनाकार हैं। तो मालती माधव जो है इसके रचनाकार यहाँ पर पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर यहाँ पर बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं और आपका जो सही आंसर है वह है राइट आंसर यहाँ पर भवभूति। भवभूति आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो डी है वह राइट आंसर है। देखिए मालती माधवम की रचनाकार जो है संस्कृत नाट्य लेखक भवभूति हैं इसके लेखक। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कि संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? तो किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर 4 विकल्प यहाँ पर कालिदास, भारवी या यहाँ पर आपका जो अगला विकल्प दिया गया है माघ या दंडी, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है आपका वह है यहाँ पर राइट आंसर विकल्प नंबर डी यानी कि दंडी। दंडी आपका यहाँ पर सही आंसर। देखिए ये क्वेश्चन है जो यूपी टीजीटी में पूछे गए क्वेश्चन है। यह अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सा बता दें कि क्या संस्कृत वाङ्मय में अपने पद लालित्य के लिए महाकवि दंडी सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 भवभूति का मूल नाम क्या था? तो भवभूति का मूल नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 में राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। भवभूति का मूल नाम यहाँ पर बता दीजिए क्या है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर सी यानी कि श्रीकंठ। श्रीकंठ आपका यहाँ पर सही आंसर है। श्रीकंठ आपका राइट आंसर है। देखिए भवभूति का मूल नाम क्या था? श्रीकंठ था। और इनके द्वारा लिखित 3 नाटक हैं। कौन कौन से हैं 3 नाटक? महत्वपूर्ण जो 3 नाटक हैं, नाटक मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित। विशेष महत्वपूर्ण इनके जो है नाटक हैं किसके हैं? भवभूति के। और इनका मूल नाम क्या था? श्रीकंठ है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका कि भवभूति की रचना का नाम बताइए। देखिए भवभूति की रचना का नाम बताना है। और क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपका क्या होगा? तो उत्तर रामचरितम या उत्तर रामायण या हर्षचरित दर्शन या रामचरित। तो यहाँ पर अभी आपने देखा है उत्तर रामचरित आपका यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। और भवभूति की रचना जो दिए गए विकल्पों में से उत्तर रामचरित जो है आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर कूट यहाँ पर नीचे दिए गए हैं कूट। और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है कूट में वह विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर देख लें ये जो है कूट का आपका जो है सही सम्मिलित इस प्रकार दिया गया है। तो यहाँ पर देख लें क्या है जो कालिदास है इनकी जो रचना वह है कौन सी? ऋतु संहारम। और यहाँ पर भवभूति है इनकी उत्तर रामचरितम। और दंडी जो है 10 कुमार चरितम। और बाणभट्ट की है कादम्बरी। और श्रीहर्ष की है नेषधीय चरितम। इस प्रकार यहाँ पर जो है सही सम्मिलित यह आपका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 21। देखिए
क्या है क्वेश्चन नंबर 21 कि मालविकाग्नि मित्रम जो है नाटक के लेखक का नाम यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 है मालविकाग्नि मित्रम जो है इसके नाटक है और इसके लेखक यहाँ पर पूछा गया है कालिदास, भभूति, भास या भारवी। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर क्या है? राइट आंसर विकल्प नंबर 1 यानी कि कालिदास आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, कालिदास यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से कौन सी रचना कालिदास जी की नहीं है। देखिए नहीं पूछा है तो नहीं है, कौन सी नहीं है तो नहीं बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर बताना है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है यहाँ पर कि कालिदास की जो रचना नहीं है वह है प्रतिभा नाटकम। प्रतिभा नाटकम जो है किसकी रचना नहीं है? कालिदास जी की रचना नहीं है, याद रखिए। और क्या है? प्रतिभा नाटकम जो है कालिदास की रचना नहीं है, यह भास के 13 नाटकों में से एक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख ले, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए। मालती माधव रचना है जो इसके लेखक कौन है? भवभूति हैं, भास हैं, कालिदास हैं या श्रीहर्ष हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पर सही आंसर बताना है और 23 का जो सही आंसर है आपका वह है यहाँ पर राइट आंसर भवभूति। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? देखिए मालती माधवम जो है भवभूति द्वारा रचित नाटक है, याद रखिए यह एक नाटक है। और अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? तो भारवी की रचना यहाँ पर बताना है कौन सी है। तो 4 विकल्प भी दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 24 और 24 का जो सही आंसर है वह यहाँ पर बताना है भारवी की रचना कौन सी है। तो सही आंसर है आपका यहाँ पर किरातार्जुनीयम। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है। विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर यहाँ पर है। देखिए जो किरातार्जुनीयम है भारवी द्वारा रचित एक महाकाव्य है। महाकाव्य है, याद रखना है एक महाकाव्य है। और यहाँ पर देखिए अभिज्ञान शकुंतलम एवं रघुवंशम जो है महाकाव्यम कालिदास की रचनाएं हैं। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या है अगला क्वेश्चन? देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये है कि शिशुपाल वधम के लेखक का नाम बताइए। तो यहाँ पर इनके लेखक कौन है? माघ हैं, हर्ष हैं, कालिदास हैं, भास हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है आपका, क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर यहाँ पर पूछा है। 25 का सही आंसर माघ, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपी टीजीटी में। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? तो दंडी की कौन सी रचना है यह बताना है। 10 कुमार चरितम या शिवराज विजय या मेघदूत या हर्षचरित। तो ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर बताना है और क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 10 कुमार चरित जो है यह रचना किसकी है? यह रचना है दंडी की। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। 10 कुमार चरितम है, यह दंडी की प्रमुख रचना मानी जाती है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्या है अगला क्वेश्चन कि न्यासदीय चरित जो रचना है इसके लेखक का नाम बताइए। इसके लेखक कौन है? श्रीहर्ष हैं, दंडी हैं, भवभूति हैं, भास हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है कि श्रीहर्ष। श्रीहर्ष आपका सही आंसर। देखिए न्यासदीय चरितम जो है श्रीहर्ष द्वारा रचित एक महाकाव्य है, याद रखना है यह एक महाकाव्य है। और जो दंडी है, दंडी की रचना है 10 कुमार चरितम, एक यह गद्य रचना है। यह गद्य रचना है, दंडी की है कौन सी? 10 कुमार चरितम। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका 28 की बेणी संहार नाटक का अंगिरस क्या है? तो जो बेणी संहार नाटक है इसका अंगिरस बताना है। वीर रस है, रौद्र रस है, श्रृंगार रस है, शांत रस है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है आपका
विकल्प नंबर 1 यानी कि ये जो बेणी संहार है इसका नाटक है एक, और इसका अंगी रस जो है वह वीर रस है। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, याद रखिए। और देखिए बेणी संहार नाटक का अंगी रस वीर रस है। और अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखिए ये है आपका अगला क्वेश्चन, बीथी क्या है? बीथी क्या है? बीथी क्या है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का सॉरी 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 और 29 का सही आंसर बताना है। बीथी वृत्ति, संधि, रूपक, अभिनय। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर है 29 का जो सही आंसर है आपका वह है यहाँ पर राइट आंसर विकल्प नंबर डी यानी कि रूपक। रूपक आपका सही आंसर है, रूपक आपका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर। देखिए नाटक के लिए संस्कृत में पारिभाषिक शब्द रूपक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अभिनय की अवस्था में अभिनेता अपने ऊपर नाटकीय पात्र के स्वरूप का आरोप कर लेता है। रूपक के 10 भेद हैं जिसमें एक नाटक भी है, यह याद रखना है। रूपक के 10 भेद होते हैं और जिनमें से एक नाटक भी इसका रूपक का जो है एक भेद है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर कि किरातार्जुनीयम जो है इसके प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या है? अंतिम पद पूछा है, इसका अंतिम पद है तो क्या है? लक्ष्मी है, शिव है, श्री है या विभु है। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 30 और 30 का जो सही आंसर है आपका, क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि लक्ष्मी। लक्ष्मी आपका सही आंसर है, लक्ष्मी विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद लक्ष्मी है और यह जो किरातार्जुनीयम है यह एक महाकाव्य की जो है किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य की रचना जो है महाकवि भारवी ने की थी। भारवी ने इसकी रचना की थी और यह एक महाकाव्य है। और अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरात्रि बोधत, यह जो है किस उपनिषद का मंत्र है? यह मंत्र है तो किस उपनिषद का मंत्र है यह बताना है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर बताना है, यह किस उपनिषद का मंत्र है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है 31 का वह विकल्प नंबर 1 यानी कि यह कठ है। कठ जो उपनिषद है यह इसका एक मंत्र है, यह विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। कठ जो है कठोपनिषद से कठ से ली गई है मंत्र। और अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है सहसा विदित न क्रियाम, इस सूक्ति से युक्त रचना है। इस सूक्ति से युक्त रचना कौन सी है यहाँ पर आपके लिए बताना है। तो शिशुपाल वधम या किरातार्जुनीयम या न्यासदीय चरितम या कुमार संभवम। तो ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का किरातार्जुनीयम आपका सही आंसर है। किरातार्जुनीयम विकल्प नंबर यहाँ पर जो बी है वह आपका राइट आंसर है। किरातार्जुनीयम जो कि एक महाकाव्य है और यह भारवी जी की रचना है, सभी के पता है, सभी के लिए पता है। और अगला क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर पूछा गया है कि कमारता ही प्रकृति कृपणा वश चेतना चेतनेसु, यह पंक्ति जो है यह किस ग्रंथ से है? यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? यह पंक्ति बताना है कौन से ग्रंथ से ली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर बताना है कमारता ही प्रकृति कृपणा वश चेतना चेतनेसु। तो यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? तो यह है मेघदूतम से। मेघदूतम यानी कि विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। मेघदूतम से यह पंक्ति है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। यह आपका क्वेश्चन यूपीटीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन है? तो उत्तर रामचरितम के रचनाकार बताना है यहाँ पर। तो वाल्मीकि है, भारवी है, श्रीहर्ष है, भवभूति है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर डी यानी कि भवभूति। भवभूति आपका सही आंसर होगा, भवभूति इसके रचनाकार हैं, याद रखिए भवभूति आपका सही आंसर है। देखिए उत्तर रामचरितम, मालती माधव, ये महावीर चरित, ये जो है इसके जो रचनाकार हैं यह रचनाकार है महाकवि भवभूति। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है क्वेश्चन नंबर 35वां क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 35, किस रचना में कुटनियों का वर्णन किया गया है? कुटनियों का वर्णन किया गया है, क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर बताना है किस रचना में कुटनियों का वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 35 का सही
आंसर है क्या है क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर? तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि रत्नावली। रत्नावली आपका विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। संस्कृत साहित्य के महान नाटककार राजा हर्षवर्धन द्वारा रचित है रत्नावली। याद रखना है रत्नावली के जो लेखक हैं वह राजा हर्षवर्धन है। और रत्नावली नाटक में कुटनियों यानी कि वेश्याओं का उल्लेख किया गया है रत्नावली में। याद रखिए उज्जैनी की वेश्या बसंत सेना एवं उसकी गृहदासी मदनिका इस नाटक की प्रमुख पात्र हैं इसकी। और श्रृंगार रस प्रधान 10 अंकों का यह नाटक का उपजीव्य ऐतिहासिक कल्पना प्रसूत है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।